राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और खरी खोटी, हमारे ये दो चैनल्स हैं। आज मेरे साथ भाई धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ रहे हैं। बड़े सीनियर पत्रकार हैं, 35-40 साल का पत्रकारिता का अनुभव हो गया। देश के तकरीबन सभी बड़े समाचार पत्रों में आपने काम किया है, फील्ड में रिपोर्टिंग की है, पॉलिटिकल पार्टीज को कवर किया है, लंबे समय तक संसद को कवर किया है। धीरेन्द्र भाई, राम राम जी। स्वागत है नमस्कार सर। सब आपको और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने युवाओं को, जेन जी को उकसाया है, कहते हैं संविधान की रक्षा करेंगे। कल मैं, आप और ओंकार चौधरी जी जब उनके चैनल के लिए और भट्ट साहब हम लोग जब बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था मुझे तो इसमें यह पढ़ने में आ रहा है कि जेन जी जो जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, वो ये कहना चाहते हैं कि युवा, स्टूडेंट और जेन जी देश को आग लगाएंगे और संविधान और कानून और लोकतंत्र को धता बता के तख्ता पलट करके मुझे कुर्सी पे बिठाएंगे। उस ट्वीट का सीधा सीधा ये मतलब निकलता है। फिर इस कदर देखिए बेशर्मी से उतर आया ये आदमी। जी देखिए मुझे लगता है कि वो जैन जी उसने अपनी तरफ से कोई आदमी, जानते हैं, एक बार मुझे कहानी से, अगर आप छोटी सी कहानी से अनुमति देंगे तो मैं शुरू करूंगा। जी एक जो है बहुत बड़ी आग लग गई, जंगल ने तय कर लिया कि भाई लोकतंत्र की आंधी आ चुकी है, चलिए लोकतंत्र को जो है अपनाया जाए, लोकतंत्र को किया जाए, चुनाव उनाव हो, सब हो। आखिरकार भाई चुनाव हो ही गए, सब लोगों ने तय कर लिया और एक बंदर को चुन लिया उन्होंने। बंदर जो है वो हो गया अध्यक्ष उनका पार्टी का। अब जो है पार्टी का अध्यक्ष बन गया, भीड़ आने लगी, जाने लगी। और एक दिन अचानक बकरी भागी आती है, ऊपर वो बैठा हुआ है पेड़ पर, डाली पर। उसने कहा कि महाराज, एक भेड़िया मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। वो उछल के दूसरी डाल पे पहुंच जाता है। वो कहती है महाराज उसको रोकिए, वो मेरे बच्चे तक पहुंच गया है। वो उछल के तीसरी डाल पे पहुंच गया। उसने कहा कि महाराज वो देखिए उसने पकड़ लिया, अपने पंजों में ले लिया। वो उछल के फिर पहले नंबर पे आ गया डाल पे। उसने कहा कि महाराज वो खा लिया उसने। तो उसने कहा कि देख, जो होना था वो तो हो गया, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे काम में कमी नहीं थी ना। देख, मेरी उछल कूद में तो कोई कमी नहीं थी। दरअसल जिस तरह की उछल कूद राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं, उससे ना तो उनके वोटरों को कोई फायदा हो रहा, ना उन तमाम लोगों को कोई फायदा हो रहा जो उनकी उनकी उछल कूद पर पूरे उस निजाम को बदलते हुए देखना चाहते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं बाबा जी, उसी वक्त उससे कुछ ही देर पहले डूसू का रिजल्ट आया है। और जो डूसू से ज्यादा बेहतर तो हम नहीं कह सकते भाई। डूसू का मतलब यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर हम किसको कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट पहले टाइम वोट करते हैं। ज्यादातर आप जब देखते हैं कि 18 ईयर का बच्चा ही जो फर्स्ट ईयर में घुसता है, तो वो पहले वोटर्स हैं। वहां इतनी बुरी तरह हारते हैं। दिल्ली के अंदर आपको वो एक उपाध्यक्ष को छोड़ दे, हालांकि ये मैं मानता हूं कि वहां दूसरा, चूंकि आजकल वो सारी चीजें वहां होंगी, लेकिन जो भी कि भाई जातिवाद भी आया होगा, सब चीजें हो सकता है, क्षेत्रवाद हो, यहाँ बहुत चलता है अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखें। लेकिन आपकी तमाम कोशिशें, चूंकि आप तो जातिवाद को सबसे आगे रखे हुए हैं, आप संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। और कल का जो सबसे बड़ा ट्वीट था जैन जी, जिसके सहारे आप ये कह रहे हैं कि साहब बदलाव करो, आप जैन जी बाहर सड़कों पे आइए, दंगे कीजिए, वहां जिस तरह से तमाम नेताओं को किया गया इस तरह कीजिए, यानी लोकतंत्र की हत्या कर दीजिए। क्योंकि वहां उस तरह से लोकतंत्र था ही नहीं। जिस नेपाल की हम बात कर रहे हैं वो कम्युनिस्टों का लोकतंत्र था, और लगातार वहां आप देख रहे हो कम्युनिस्टों का कोई लोकतंत्र होता नहीं है। हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, दुनिया का इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र का और कम्युनिज्म का कोई रिश्ता आपस में नहीं है, एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। तो आप जब जैन जी का आह्वान कर रहे हैं, मैं दोनों तरह से हंसता हूं। एक तो इनके आह्वान पर कि ये जिनको आह्वान कर रहे हैं, दूसरा मैं इस पर भी हंसता हूं कि कई बार कि आपको ये शायद मालूम नहीं है कि अगर इस जनता को गुस्सा आना है,
अगर इस देश की जनता को नाराजगी होनी है तो इस देश की जनता को इसलिए नाराजगी होनी है बाबा जी कि इस देश को आजाद हुए लगभग 78 सालों से ज्यादा हो चुके हैं। हम 80 साल में जाने वाले हैं, जिसका 2/3 हिस्सा आपके ब्लड रिलेटिव्स ने लिया है। आपके जो ब्लड रिलेटिव है, आपके फादर, आपकी दादी, आपके नाना, ये तमाम लोगों ने, माफ कीजिएगा, आपके पिता के नाना, उन तमाम लोगों ने इस देश की ज्यादातर जो सत्ता है उसको अपने हाथ में रखा है। और जिन समस्याओं की आप जिक्र करते हैं, जिन बातों को आप कह रहे हैं, वो तमाम उनकी देन है। और देन नहीं तो 90% उन्होंने उसको क्रिएट किया है। नॉर्थ ईस्ट से अगर मैं इस पर बताने की बात करूं बाबा जी, तो मैं इस देश को, चूंकि मैंने, आपने जो परिचय दिया उससे भी ज्यादा मैं दर्शकों को बता दूं कि इस देश के हर एक राज्य के चुनाव को मैंने लगभग कवर किया, चाहे वो नागालैंड से हम शुरू करें और यहां तक चले जाएं, जहां भी आपको जाना है, गुजरात, श्रीनगर, कश्मीर, कहीं जाइए, नीचे तक चले जाइए, साउथ तक। लेकिन आप ये, मुझे ये हैरानी होती थी कि इन सब चुनाव में जिस तरह का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह को ये सब चीजें की जा रही हैं, वो जातिवाद और वो, उस सब के खिलाफ पहला भाषण भी वही था और आज तक वही भाषण है। पिछले 80 सालों में देश के बदलाव की जिम्मेदारी जिन पर थी वो कहाँ है? ये सरकार पर भी आप अपने अपना हिस्सा सबको देना होगा, लेकिन इस सरकार ने उन सब चीजों को बदलने की कोशिश तो की। एक चीजें तो दिख रही हैं कि आज आप अकबर को महान कहने से पहले आप पढ़ लेते हैं कि अकबर ने 30,000 लोगों का, निर्दोष लोगों का, जो सैनिक नहीं थे, जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं था और जो युद्ध हार चुके थे, किला आपको दिया जा चुका था, उसके बावजूद, जोहर के बावजूद आप 30,000 लोगों का कत्ल करते हो। ये दुर्दांत कत्ल है, उनकी खोपड़ियों की मीनारें बनाते हो और आप उसको महान कहेंगे। तो ये अब आप पढ़ सकते हैं, आगे आप मान कहना चाहें कहिए, ये तो आपकी मर्जी है, बाकी सब लोग देख लेंगे। लेकिन अभी तक जो आपने छुपाया था वो सामने आया। तो जब वो जैन जी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर कभी, वैसे तो इस देश में संभव नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि उनकी अपनी कोई वो भले ही किसको, वो जैन जी, अगर मैं मानता हूं कि इस समय हमको देखना होगा कांग्रेस का वोटर कौन है, किसको आप कह सकते हैं। अगर हम बहुत साल पहले की बात करें, मुझे अच्छे से याद है, आपको भी बहुत याद होगा कि कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था दलित, ब्राह्मण्स और मुस्लिम्स। ये गांव में कहा जाता था, मैं जो जब अपने बचपन की बात करता हूं तो वहां यही माना जाता था। अब अगर आप उसको देखेंगे तो आप अब आपके साथ ना तो ब्राह्मण्स दिखाई देता, ना दलित दिखाई देता। दलित बहुत पहले बीएसपी जैसी पार्टियों के पास पूरी तरह उनके साथ संलग्न हो गया, ब्राह्मण्स बीजेपी या दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया। आपके पास बचा मुस्लिम्स, वो भी उस हिस्से में जहां की उनको रीजनल पार्टी आप जैसे की तरह नहीं दिख रही है। तो अब आप जिनसे, आप अपने ही समर्थकों से कह सकते हैं बाबा जी, आप भी जो लोग कह रहे हैं, जो भी वीडियो देखें या जो हमारी बात करें, हम अपने ही समर्थक लोगों से बात करेंगे जो हमारी विचारधारा, तो आप जिनसे कह रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हैं, इसीलिए अब इसको लेकर बहुत वो नहीं है। क्योंकि शाहीन बाग का जो मूवमेंट था, जो सड़क रोकने की संख्या थी, संभल का जो एक्सपेरिमेंट था, ये तमाम चीजें आप जैन जी के उस पे नहीं, मतलब आप उस पीढ़ी को मत गिनिए जो 1997 में पैदा हुई 2012 तक, लेकिन आपने तो कंप्लीट अपने लोगों को निकाल के झोंकने की कोशिश जो सड़कों पे की थी, उसका जवाब आपको मिल चुका। तो मुझे नहीं लगता कि उनके इसको, वो जरूर जो सोच रहे होंगे। एक और बड़ी बात है, मतलब मैं ये कहता हूं, भले उनमें कोई मैं नहीं मानता कि उनकी बात को बहुत ज्यादा लोग तरजीह दे रहे होंगे, क्योंकि अब वो पूरी तरह से जातिवाद की कहानी सुनाने की कोशिश करता है जब से वो 2024 के चुनाव की शुरुआत में। अगर, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी कोशिश क्या है, उनकी कोशिश है लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देने की। कल के बाद अगर आप देखेंगे, मैं बार बार देख रहा हूं, आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, राजदीप सरदेसाई गोपाल स्वामी साहब को लेके बैठा था, सीईसी थे पहले और बड़े कड़क थे, मैंने भी उनका इंटरव्यू एक दो बार लिया जब हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे। तो उन्होंने एक एक बात, वो उनके मुंह से ये कहलवाना चाह रहा था कि साहब ये क्या, ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं। उन्होंने एक एक बहुत प्लेन, चूंकि वो क्लियर लोग होते हैं जो इस तरह की पोजीशन संभाल के आते हैं, उनकी क्लैरिटी बात दिख रही थी जब वो ये कह रहे थे कि साहब ये एफआईआर कोई उन्होंने नहीं की, कांग्रेस ने नहीं की,
ये FIR जो दर्ज कराई है, ये गलतियां ये चुनाव आयोग ने की है। जिनको आप कह रहे हैं वो सारी की सारी चीजें दी जा चुकी हैं। वो जो कह रहा है आईओ बदला है, उसका आईओ बदला है, अब वो आईओ कुछ और चीजें मांगेगा तो वो दी जाएंगी। अपनी तरफ से चुनाव आयोग जो ये बातें कह रहा 18 वो सारा जवाब 2023 को ही दिया जा चुका। तो आप ये सोचिए, झूठ की मथानी को आप कितना भी मथिए, आप पानी को कितना मथते रहिए, क्या उससे मक्खन निकल सकता है क्या? हवा से बेड़ बनाई जा सकती है क्या? तो ये जो झूठ का है, वो जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, वो विश्वसनीयता को पहुंचाने की कोशिश है, वो किसी जैन जी जो भी आदमी है उसको ये समझ लेना चाहिए। मैं किसी पार्टी को लेकर बात नहीं करता कभी, क्योंकि इतने साल तक जर्नलिज्म किया है तो हमेशा ये रहता है कि काउंटर बाइट या काउंटर नैरेटिव जरूर होना चाहिए जब हम स्टोरी करें। लेकिन यहाँ तो कुछ भी कहने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि आप वो जो काउंटर नैरेटिव लाने वाले लोग हैं उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये संस्था खत्म हो जानी चाहिए, जबकि क्लैरिटी के साथ ये साफ हुआ अब तक आप एक भी चीज कोर्ट में साबित नहीं कर पाए हैं। कोई एक लेवल पर तो आप साबित कीजिए, कोई एक आपका कोई उदाहरण तो। भाई आप सर्वे भी देखते हैं, ये साइंटिफिक बात है। मुझे लगता है कि उनको समझ में शायद नहीं आ रही है इसीलिए, क्योंकि उनकी एजुकेशन कहीं भी पूरी नहीं है, वो टूटती रही है। जहां भी रहे हैं वो टूट के उन्होंने एजुकेशन ली, और किसी को वो मुझे लगता है पास करने में यकीन, वरना +3 -3 आपने देखा होगा सर्वे के नीचे लिखा रहता है उसमें +3 -3 हो सकता है। तो वो तो सब जगह हो सकता है। मैं अभी घर था, मैं मुजफ्फरनगर में, आपको मालूम है मैं व्यक्तिगत तौर पर जो मेरे पिता शांत हुए, तो मैं घर में था। तो जब अभी 3-4 दिन पहले बाकायदा एक वो आया, शख्स आया और उसने फिर बुलाया उसको कि भाई क्या कह रहे हैं। उसने देखा कि भीड़ बैठी है, शायद कुछ हो गया, तो वो वापस जा रहा था, तो उसको बुलाया हमने कि क्या क्या है। वो मेरी माता जी के वोट कटने के लिए हमसे साइन कराने आया था। भैया साइन कर चुके थे, हम लोगों साइन किया, और उसने कहा क्योंकि उनका जो उनको शांत हुए लगभग 12 साल हो चुके, 12 साल बाद भी वो साइन कराने आया, क्योंकि वो हटना है नाम। लेकिन इस दौरान तमाम पोलिंग एजेंट को ये मालूम तो रहा होगा बाबा जी की इनकी माता जी नहीं रही है ना। तो जब पोलिंग एजेंट को मालूम है तो उस पार्टी को मालूम हो गया। तो जिसको जो करना होगा इन चुनाव में जो उसने किया होगा, हमको मालूम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि चुनाव आयोग की तरफ से फिजिकल वेरीफाई कराने आया। और जब मैंने कहा कि अब हमारे पिताजी का नाम भी आप उससे हटाइए, हमने उसको एडवांस बताने की कोशिश की, हमको लगा, तो उसने कहा कि नहीं, आप अभी नंबर दीजिए, ये दीजिए, फिर आएगा वो कटेगा और आपको वो बताना होगा। आप ये सोचिए कि अभी हुआ। तो ये जो एक दो गलतियां नहीं है, दरअसल ये एक बहुत ही ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़े प्लान का हिस्सा। पहले मैं नहीं मानता था, मुझे लगता था कि हम लोग ऐसी पॉलिटिकल चीजों को, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी बेवकूफी की घटनाएं कैसे हो सकती है। उनके साथ के लोग वो उनको यकीन दिला रहे हैं कि हाँ ये कपड़ा बहुत सुंदर है, कोई बच्चा उनको ये नहीं कह रहा राजा नंगा है। ये कोई भी कहानी उनके साथ नहीं हो रही है, वो कोई भी कहानी नहीं पढ़ना चाह रहे। ये समझ से मेरे परे है बाबा। सर वो मैं एक बात बताऊं, मैंने भी इस पे बड़ा विचार किया कि क्या राहुल गांधी ये पूरा प्रपंच चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं नहीं, उनको मालूम है इससे वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, आज से 3 महीने पहले के आप राहुल के सारे वक्तव्य, सारी बात उठा के देख लीजिए, उनको वो सिर्फ एक ही राग अलापते थे, वो था जाति जनगणना, जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ। दुनिया की, भारत की हर समस्या का हल जाति जनगणना से निकलेगा। बीजेपी ने वो मुद्दा छीन लिया। अब उनको उनके हैंडलर्स ने बताया कि तुम एक काम करो, भारत की इंस्टीट्यूशंस पे शक पैदा करने वाले लोकतंत्र पे, चुनाव ही झूठा है, चुनाव फार्स है। ये जो टूल किट का, जो विदेशी डीप स्टेट की टूल किट का ये अभिन्न हिस्सा है, मूल तत्व है कि जिस स्टेट में तख्ता पलट करना है, सबसे पहले वहां की चुनी हुई सरकार के चुनाव को संदिग्ध बनाओ, इस पे चल रहा है वो। सर उसके वर्कर्स को
मुझे लगता है उसकी कोर कमेटी के लोगों को भी राहुल गांधी का असली प्लान नहीं पता कि नेपाल की तरह देश में आग लगा के तख्ता पलट करने का प्लान है सचमुच। तो ये सबको तो, हर कार्यकर्ता को तो कांग्रेस बताएगी नहीं अपने। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो जमीन पे वाकई काम कर रहा है उसको तो मुद्दे पता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जीतने के लिए या वोट इकट्ठा करने के लिए, वोटर को इंप्रेस करने के लिए ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ देश में किस प्रकार अराजकता फैलानी है, किसी भी तरह युवाओं को या किसी एक वर्ग को आक्रोशित कर सड़क पर उतार दिया जाए और उससे आगजनी, तोड़फोड़ और तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू कराई जाए। पर सब लोग, जैसे मैं अक्सर मित्रों से बात करता हूं, कहते हैं यार हिंदुस्तान में तो ये कोशिश करके फेल हो चुके हैं। लाइक जो किसान आंदोलन के समय जितना कुछ हुआ दिल्ली की सड़कों पे हमने देखा वो यही था। तो अब आगे क्या? अच्छा, अगर इनको कुछ करना है, अगर राहुल गांधी की ऐसी कोई प्लानिंग है, और जो कि इनको उनकी ट्वीट से इनकी मंशा एकदम क्लियर स्पष्ट समझ में आती है, पर आपको क्या लगता है कि इंडी अलायंस के जो अन्य घटक दल हैं वो इनके साथ इस प्लानिंग में शामिल होंगे? आपको लगता है? जैसे अखिलेश और उनका वर्कर, उनका वोटर, उनके दो वोटर, मेन वोटर वर्ग है, मैं ये मानता हूं मुस्लिम और यादव। मुसलमानों को छोड़ दीजिए, क्या यादव एज अ कम्युनिटी अपना देश फूंकने के लिए सड़क पे उतरेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, एक बड़ी चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि अगर उन लोगों को ये मालूम हो जाए, वो लोग ये मान लें, उनके जहन में ये बात बैठ जाए कि ये वाकई कोई एक और एजेंडा है, ये कोई राजनीतिक या वैचारिक लड़ाई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल तक उनके साथ जाएंगे कि वो अपने सहयोगियों पर, अपने साथ वालों पर या अपने लोगों के खिलाफ सड़क पर उतरकर आगजनी से लेके हिंसा। क्योंकि देखिए, हम जातीय विद्वेष देख चुके हैं। अभी सेनारी है, बेलची है, तमाम चीजें हैं जिसमें हमने देखा जातीय विद्वेष में किस तरह से जानवरों की तरह काटा गया, मारा गया, और ऐसे बहुत सारे हमने उदाहरण देखे। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही कोई ये संभावना नहीं हो सकती है। मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि माफ कीजिएगा, जो जातीय राजनीति का जो हम उत्स देखते हैं वो वहां हो सकता है दिखाई दे, लेकिन देश के खिलाफ खड़ा होना ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि जबरदस्त तरीके से इस देश में जो जिंदा परमवीर चक्र विजेता है यादव जी, योगेंद्र यादव जी और तमाम लोग, मैं ये जानता हूं कि सेना से लेके सब जगह पर किसी की कोई देशभक्ति पे तो कोई संदेह नहीं कर सकता, आप नहीं, राजनीति पे, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उनको ये एक मोमेंट भी ये लगेगा, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो या कुछ भी हो, देखिए जातीय विद्वेष पर राजनीति करना अलग चीज होती है, वो अलग है फाल्ट लाइन, लेकिन देश के खिलाफ ये खड़ा हो जाना, मुझे नहीं लगता आजकल के युग में, मैं ये कहूंगा कि वो सबको मालूम है जोगेंद्र नाथ मंडल का क्या होना है, उसके साथ जाने वाले लोगों का क्या होना है, बहुत सारे लोगों का क्या होना है, जो लोग गए जिन लोगों को, तो सबको ये तो मालूम है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक और वो जिस लेवल पर कांग्रेस में आ चुके हैं, मैं आपको ये बताऊं कि उस एक लेवल के बाद क्या होता है कि जब शुरू में आपको लोग सलाह देना चाहते हैं, सच्ची बात आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सबको झिड़कने लगते हैं, एक के बाद एक बात कहने लगते हैं, तो फिर लोग आपसे सच कहने से बचने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी कार्य समिति में अपने आप को इतने ऊपर ले जा चुके हैं और वो एकदम अकेले हैं, या जो उनके पास आ रहे हैं वो सिर्फ उनको वही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो प्रसन्न हो और जिससे उनको लगे कि वो जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। ये जो मौजूदा मुद्दा है, अगर ये यकीन जनता को होगा तो मुझे लगता है कि उनके लिए जो रहा सहा वोट बैंक है वो भी निकल जाएगा, वो बेस भी निकल जाएगा। जी। अब
आपकी आवाज मैं बंद है। असल जी हाँ, आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपका कोई सवाल हो मुझसे तो वो पूछिए, कंटिन्यू। दरअसल एक बड़ी चीज ये है, मैं जो देख रहा था, आपको क्या लगता है कि आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हलफनामा सामने आया, मैं इसी के साथ जोड़ रहा हूं उसको, इसीलिए जोड़ रहे हैं कि कंटिन्यूटी क्या है। क्योंकि जब उसके खिलाफ एनआईए ने, चूंकि उसको सजा मिली है आजीवन कारावास की, यासीन मलिक को, जिसको कांग्रेस ने गांधी बता दिया था, और खासतौर से बरखा दत्त मुझे याद है, या वो तमाम लोग जो पत्रकार है, चूंकि हम लोग एक समय में फील्ड में काम कर रहे थे, तो एक दूसरे की खबरें हम लोग देखते ही थे, मतलब वो मेरी ना देखते हो मुझे देखना होता था। तो मैं देखता था कि वो उनको गांधी साबित करने वाले थे। याद होगा जब वो बाढ़ भी आ रही थी, तो उससे कुछ 2-4 पैकेट हिंदू, 1-2 बचे हुए हिंदू परिवारों को दिवाए गए थे, और उसको आप जाकर देखेंगे टीवी पर इतना गाया गया था कि साहब ये, उसको जब सजा आजीवन कारावास दिया गया, तो उसके खिलाफ एनआईए ने कैपिटल पनिशमेंट मांगा है। अब उसके बदले में जब उसको कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस पे हलफनामा अपना जवाब दाखिल करें, तो उसने जो 85 पेज का दिखाया है, उसमें उसने एक पूरी पोल खोल दी है। अगर हम उसको ये कहें, क्योंकि अभी हमको, वो तो साफ बोल चुका, लेकिन अगर उसके वेरिफिकेशंस देखें, वो दिखते तो हैं भाई, वो आपको दिख रहे हैं, डॉट्स आप जोड़ने हैं, जिसमें वो ये कहता है कि वो जो हाफिज सईद से मिला, वो एक जोशी साहब जो स्पेशल डायरेक्टर आईबी थे, उनके कहने पर मिला, और आने पर बाकायदा उसकी मुलाकात मनमोहन सिंह से हुई, जो उस समय पीएम थे। उसमें जी पीसी हल्दर साहब होते थे, आईबी के डायरेक्टर, तो उनका जिक्र उसने नहीं किया है, लेकिन उसने ये कहा है कि मुझे उसके लिए धन्यवाद कहा गया। तो ये जो चीजें आपको लगती हैं, क्या यही वजह रही कि कश्मीर को, मैं बहुत लंबे समय से समझता रहा कि सरकारें क्यों एक्शन नहीं लेती हैं? क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि स्टेट आपके हाथ से जाना चाहता है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, वहां मैं आपको बता दूं 30-30-30 का रेशो था। 30% वो थे, 40% पहले जो इंडिया के साथ थे, 30% वो थे जो एक आजाद मुल्क चाहते थे, 30% लोग वो थे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। ये मैक्सिमम टाइम में था, लेकिन धीरे धीरे जो भारत के साथ थे, उनके साथ सरकार नहीं खड़ी थी। ये मैंने बहुत लंबा वहां कश्मीर में समय गुजारा, और वो लोग रोते के थे, बताते थे बाद में कि हम तो सब सरकार के साथ खड़े थे, तब हमारे साथ क्यों नहीं थी तब वो। तो ये जो इस तरह का हलफनामा है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये हलफनामा उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा, या वो सच्चाई बताना चाह रहा था? तो देखिए, अब असल में मैंने वो हलफनामा, सच बताऊं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने तो आपसे सुना है। आप ही इस पर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि मैं आई एम नॉट इन, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस। आप बताइए, आप दर्शकों को बताइए। दरअसल ये एक 85 पेज का हलफनामा है, जिसमें उसने डिटेल से ये बताया है कि हमने तो सरकार का जो बैक चैनल खुला हुआ था, उसके लिए हाफिज सईद से मुलाकात की थी। हमको जो है पूरी तरह से यहाँ सरकार से अप्रोच किया गया था। तो यूपीए सरकार की ये अप्रोच, वो लगातार पूरे इंसिडेंट्स को जिक्र करता है, आईबी के अधिकारियों के नाम लिख रहा है, तमाम चीजों के नाम लिख रहा है। तो ये अब बड़ा डिबेटेबल इशू है। और मुझे लगता है कश्मीर को अगर जितना मैंने कवर किया था, तो मैं आपको बता भी रहा था कि मैंने डिफरेंट सेक्शन से, इनसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर मुलाकात की, बहुत सारे अंडरग्राउंड वर्कर से मिला, और तमाम एजेंसी से मिलता था। तो मुझे लगता था कि सरकार की एक ग्रिट नहीं दिखती है, मतलब सरकार लगते हुए नहीं दिख रही है कि वो एक स्टेट को, वो लगता है जैसे ढीला ढाला जो, हाँ उसमें उसने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की बात भी की, उसने कई नाम लिए, उसने वीपी सिंह और इन तमाम लोगों के नाम लिए हैं। आप ये सोचिए कि ये पूरी चीजें, यदि एक सरकार 370 और 35 ए को हटाने के लिए उसको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, एक सुरक्षा के मायने जो आज करने पड़े, जबकि आपको डिवीजन इतना साफ दिख रहा है, जब आपने इतनी ताकत दे दी कि यहाँ आईएसआईएस भर्ती कर रहा है, अलकायदा भर्ती कर रहा है, AQIS का जो मौला उमर था, वो यहाँ का था, रामपुर का, मतलब संभल के पास का, वो तमाम लोग, अगर दीपा सराय का रहने वाला था जो AQIS का हेड था, आप सोचिए, और केरल तक, अगर ऐसे समय में बीजेपी सरकार हटा सकती है, तो वो क्यों नहीं हटा सकती? तो ये एक हलफनामा, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को इस पर नजर रखनी होगी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो होगा। लेकिन आप से मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, चलिए तो लंबा है, खबर आएगी जब आएगी। जी ये जो जीत है,
वो कह रहे युवा युवा युवा, सारी चीजों को युवा कह रहे हैं। और अब जीत वहां रही है बीजेपी यहाँ की सीटों पे, एएसएम जो एबीवीपी है, तो इसको कैसे देखा जाएगा? क्या इसमें भी वोट चोरी की गुंजाइश हो जाएगी या कुछ होगा? क्या आरोप आएगा? सर एक मिनट, एक तो ना मैं बताऊं कि राहुल गांधी की और आज के ये जितने भी नई पीढ़ी के राजनेता हैं, स्पेशली उन पार्टीज के जो कि अपने पिताओं की विरासत संभाल रहे हैं, जिन मैं इनको लकी स्पर्म्स बोलता हूं, ये वो लोग जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत की मलाई चाट रहे हैं। सर इनका जमीन से कोई कनेक्ट नाम की चीज नहीं है, पहली बात। और दूसरा, सर जो जनता के जो असली मुद्दे हैं, जो असली सरोकार हैं, उनसे इनका कोई कनेक्ट नहीं है। आज तेजस्वी ने एक बयान दिया है कि बीए पास प्रत्येक युवा को हम नौकरी देंगे, सरकार नौकरी देगी। सर आज की तारीख में कोई राजनेता अगर युवाओं से इस तरह नौकरी देने का वादा करता है तो वो सिर्फ युवाओं का नहीं, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो युवाओं को बरगला रहा है और उनको एक झूठी आस दिला रहा है कि तुम सबको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि 2 से 3% लोगों को ही सरकारी नौकरी दी जा सकती है। बाकी 97% लोगों को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, स्वरोजगार करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप एक स्टेट या और एक देश के बच्चों को ये बोलते हैं कि तुम सबको सरकारी नौकरी मिलेगी और तुम सब मिलके सिर्फ एक काम करो, सरकार से सरकारी नौकरी मांगो, ये इस तरीके से देश नहीं चलता है, देश की इकोनॉमी नहीं चलती है। इसलिए आज युवाओं को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो आपको नौकरी के झांसे में उलझा रहा है वो आपका दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। आपको स्वरोजगार करना पड़ेगा, आपको खुद वो इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा जहां आप अपने लिए रोजगार पैदा करेंगे और आप 10 लोगों को रोजगार देंगे। सरकार वो सिर्फ माहौल बनाती है जहां आप रोजगार कर सकें। सरकार आपको रोजगार देगी नहीं, वो सरकार सिर्फ वो इकोसिस्टम तैयार करेगी जिसकी वजह से आप पैसा कमा सकते हैं। वो इकोसिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सिस्टम है सड़क, पानी, बिजली और लॉ एंड ऑर्डर, यही, और पॉलिसी मेकिंग। सरकार ने एक एक व्यक्ति को बैंक में खाता खोल के दे दिया, अच्छी सड़कें दे दी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एक इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी, उद्योग धंधों का एक माहौल बना दिया। काम कीजिए, खुद भी रोजगार करिए, लोगों को भी सर युवाओं को ये बात समझ लेनी चाहिए और ज्यादातर युवा ये बात समझ रहे हैं। उसके बाद ये महंगाई का रोना रोते हैं। तो आज का युवा बहुत समझदार है, उसको पता है कि पुराने जमाने में कितनी महंगाई थी और आज कितनी महंगाई है, और मुद्रास्फीति क्या चीज होती है, इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है। तो सर ये जो देश को बरगलाने और भड़काने का काम कर रहे हैं ना, इनफैक्ट इनको पता ही नहीं है कि लोग अब इन झांसों में नहीं आएंगे। तो सर ये सब फ्लॉप मुद्दे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप ही कल बता रहे थे, कल वीएन भट्ट साहब बता रहे थे कि तेजस्वी का आज चौथा दिन है वो बिहार अधिकार यात्रा का। पिछले 4 दिन में उसने एक बार भी वोट चोरी और एसआईआर का नाम तक नहीं लिया अपने किसी भी चुनावी उस मुद्दे में, क्योंकि उसको पता है कि एसआईआर और वोट चोरी बिहार में मुद्दा नहीं है। जी, दरअसल जो भी आदमी चुनाव लड़ाता है या जिसने खुद से ग्राउंड पे चुनाव लड़ा है, वो ये जानता है कि ये जो इशू उठाए जा रहे हैं ये कोई अर्थ नहीं है। मैंने आज लाल शर्ट क्यों पहनी है, ये बात अगर आप पूछने पे आएंगे तो ये तर्क अंतहीन हो सकता है। मैं कहूंगा सर मैंने ऐसी उठा के पूछ ली, लेकिन आप कहेंगे तो आपके जो लोग हैं जिनको यकीन करना वो कर लेंगे कि आज षड्यंत्र के तहत बैठा है धीरेन्द्र पुंडीर ये लाल शर्ट पहन के। वरना तो हमको ये मालूम है कि जितने लोग मरते हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, उसमें समय लगता है। जो एडिशन होता है, जो बहुत एग्रेसिव होता है, वो सब बूथ के एजेंट करते हैं।
और उस इलाके के बूथ के एजेंट की इज्जत बहुत ज्यादा होती है, जो अपने इलाके के हर परिवार के बारे में ये जानता है कि इस परिवार के 3 मेंबर फला फला जगह नौकरी करते हैं, इस जगह के मेंबर वहां नौकरी करते हैं, इस घर में रहने वाले शिफ्ट कर चुके हैं, ये लोग किराएदार हैं, वो तमाम चीजें जानते हैं। तो उनको मालूम है जिस तरह के सवाल ये उठा रहे हैं, वोट चोरी और तमाम चीजें, उनका कोई अर्थ नहीं। आज उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि 2007 में यूपी में 54 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए थे। नारायण स्वामी कह रहे थे, जो पूर्व सीईसी थे, उन्होंने कहा कि भाई तब कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग मरते। कहने लगे, उसने फिर उनको घेरने की कोशिश की कि साहब कुछ लोग जिंदे ले आए, वो तो उनके मुंह से, उन्होंने कहा कि यार ले आए, हर रोज थोड़ा ही बदलेगा, हर बूथ पे जिसपे महज अब 1200 वोट कर दिए, पहले 1800 तक भी होते थे, हर एक बूथ पे हर 2-4 महीने के अंदर पूरा चेंज हो जाता है। पूरा का मतलब 8-10 लोग मरे होंगे, कुछ नए लोग वहां से शिफ्ट कर गए होंगे। क्या ये डे टू डे अपडेट हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट बंगाल वाले जब इलेक्शंस की सूची पर सरकार आई थी तो उसने कहा था कि 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल, ये व्यवहारिक नहीं है। तो वो एक आदमी को उठा के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे ज्यादा क्या हो सकता है, उसने कहा कि भाई आप 65 लाख में से 65 ही एग्जाम्पल ला दीजिए, 1 दर्जन। भाई आप सिर्फ, जो कि आपको मालूम है आपने चुनाव लड़ाया नहीं है, आपने चुनाव लड़ा नहीं है बाबा जी। होता क्या है कि ये जो लोग खड़े होते हैं, ये लोग सिर्फ जाकर उस पर साइन करते हैं, जिसके फोटो हम टीवी पे दिखाते हैं। जिस दिन पर्चा भरा जाता है, उसमें लॉयर होता है, वो पहले से पहले तैयार हो जाती है कॉपी, ये नॉर्मल आदमी का भी वकील करता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे कागज लगते हैं, सब चीजें होती है, वो पूरे शपथ पत्र, वो सारी चीजें पूरा प्रॉपर तैयार करके ये सिर्फ साइन करने जाते हैं। उसके बाद सिर्फ जनता को हाथ हिलाते हैं, भाषण देते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह। चुनाव तो मतदाता वो लड़ रहा है, पोलिंग एजेंट लड़ रहे हैं, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ रहा है। तो इनको ये समझ में नहीं आता कि जो मर गया है, जिसका नाम अभी नहीं हटा है, जो चुनाव एजेंट है, वो इस बात को, जो जिस इलाके में जिस पार्टी का, उसमें एक पार्टी की बात नहीं है, जिस इलाके में जिस पार्टी का जिस बूथ पर मजबूत होता है, वो वहां एक डमी आदमी रखता है कि मौका लगते ही वो देखता है कि 35 साल के फलाना सिंह नहीं आए हुए हैं, तो वो पर्ची बनाए रखता है। मैं चूंकि इतने चुनाव हम लोग कवर कर चुके हैं, हम देखते हैं वो पर्ची रखते हैं। अगर उनको शाम के वक्त देखते हैं कि अगर कोई नहीं है और लग जाता है, इस दौरान चाय वाय पिला विला के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं चुनाव कर्मचारी भी, वो इंटेंशनली कोई नहीं गड़बड़ करने देगा, उसको मालूम है उसकी नौकरी स्टेक पर है, कोई वो चुनाव आयोग का परमानेंट कर्मचारी नहीं होता। जी सर, मैं एक बात जानता हूं, हमारे यहाँ जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी पहली पोस्टिंग जो है ना, वो एकदम ग्रास रूट लेवल पे होती है। जैसे आईपीएस की भी पहली पोस्टिंग जो है डिप्टी एसपी की होती है, तो सीधे आईजी डीआईजी डीजीपी नहीं बन जाता। उसी तरह आईएएस की भी पहली पोस्टिंग एसडीएम की होती है। सर, ये जितने राजनेता हैं, इनको अपने बेटों को अगर उनसे बोलो कि बेटा अगर पॉलिटिक्स करनी है तो जाओ पहले किसी गांव में प्रधानी जीतो। सर, अगर ये लड़के, जितने भी ये लड़के हैं राजनेताओं के, अगर किसी एक गांव में अपनी आइडेंटिटी के बल पे, अपने बाप के बल पे नहीं, अगर गांव की प्रधानी लड़ लेना सर, तब इनको समझ में आएगा कि असल में भारत की राजनीति में लोकतंत्र कितना अंदर तक धंसा हुआ है। सर, मैंने देखा है प्रधानी की तैयारी गांव में 2 साल पहले शुरू हो जाती है। हाँ, 2 साल पहले। अभी और 27 का चुनाव की तैयारी यूपी में चल गई है, जो कैंडिडेट है उन्होंने सबने शुरू कर दी अपनी। और गांव के कम से कम 100 लोग अपने सामने वोटर लिस्ट लेके बैठे होते हैं, एक एक व्यक्ति का डिस्कस कर रहे होते हैं। और हर आदमी, अच्छा, हर चुनाव से पहले 8-10 लोग होते हैं जो प्रधानी का सपना पाल के बैठे होते हैं, तो वो सब लोग तोल रहे होते हैं। सबकी 4-5 लोगों की टीम होती है कि ये किसका है, तो वो कहता है कि यार इस 1200 में से मुझे 300 वोट मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो वो 300 वोट मेरे को कहां से मिल सकते हैं? एक एक वोट का हिसाब गांव प्रधानी में कम से कम गांव में 100 लोगों को होता है, एक एक वोट का हिसाब। हाँ, पूरा होता, सही कह रहे हैं आप। तो सर, ऐसे देश में
कोई वोट चोरी कर लेगा? आप बताइए। मैं यही कह रहा हूं कि वो उनको ये मालूम नहीं कि बेसिक चुनाव की प्रक्रिया होती कैसे है। वो एजेंट क्या करता है, वो उस समय जब शाम का वक्त आएगा तो वो आपको पकड़ लेगा, कहेगा यार एक जरा वोट डाल दीजिए हमारी। मतलब वो अपने आदमी होते हैं उसके, और वो उसमें धीरे से ले जाएगा। वो एक दो ही वोट, 10 या 15 20, इससे ज्यादा वोट किसी बूथ पे कोई बिना, अब कब्जे होते नहीं है, तमाम चीजें नहीं। और आप देखिए, जब आप ईवीएम का मुद्दा उठा रहे थे तो जानते हैं तब आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ वो हो सकता था, जो इनके समर्थक थे कट्टर, उनके अंदर भी कि चलो हाँ यार ऐसा होता जरूर हो सकता है, क्योंकि वो साइंस में उनका दूसरी तरह से उसका मैकेनिज्म अलग है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि साहब ऐसे मर गए, ऐसे हट गए, तो इनकी बात पर कोई आदमी यकीन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो नीचे का आदमी है उसको तो मालूम है ना कि कैसे चुनाव होता है। इनको मालूम नहीं है, उसको जी। मालूम है। जो वोट डालने जाता है उसको मालूम है, क्योंकि वो तो अपने, आपने देखा होगा जो बाहर बस्ता हमारे यहाँ बोलते हैं, जो बेंच पे नहीं रहते, अलग अलग टेबल दी जाती है, जो हाँ बाहर हाँ 100 हाँ। मीटर दूर बैठे रहते हैं। हर आदमी आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, सिर्फ अपनी उस पर जाता है, अपनी टेबल पे बाकायदा वहीं से पर्ची लेता है। वो कहते हैं चलो पर्ची। पहले तो कार्यकर्ता घर घर दे के आते थे, याद होगा, शाम को वोटिंग से पहले दिन। अब वो अपनी सीट पे जाता है, अपनी पार्टी के लोगों से पर्चा लेता है, और हम लोग इसको जो जर्नलिज्म की भाषा में बोलते हैं कि देखो उसका बस्ता तो सुबह ही उठ गया, उसका बस्ता तो बिक गया, उसका बस्ता तो उठ गया, जिसके पास भीड़ नहीं होती। तो ये सब चीजें कौन बेसिक सर, चीजें। कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, कौन सी हार रही है? आप 10 बूथों के बस्ते देख लो, कोई भी बता सकता है, जो चुनाव बस्ता लड़ता देख है के उसको मालूम। पता लग जाता है किसकी हवा है भाई। वही हम लोग पूरे इलाके में घूमते थे तो ऐसे ही देखते थे। बल्कि जब ये जीता ये अपना रूप चौधरी, मदन भैया लोनी से इसके सामने, तो तब पहले में हमने देखा कि कोई बसते ही नहीं थे, तो हम हंसने लगे कि इसके तो बसते ही उठ गए, इसकी जमानतें जब्त हो गई। और जब जीता, जब बीजेपी की वो चली लहर, तो एकदम आपको दिखेगा भीड़ भीड़ वही दिखने लगी थी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं, ये कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं कि वो यूरेका चिल्लाते हुए भागेगा नंगा होकर। ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है राहुल गांधी को इसकी बजाय ईवीएम पे अगर डटे हुए थे तो भी शायद उसको सवाल होता। वोट चोरी का मुद्दा कम से कम एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट के सामने तुम्हारे एक एक बातों की धज्जियां सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है, एक एक बातों की। और जो मुद्दा, अच्छा दूसरा क्या होता है कि हम कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ कर सकते हैं? कंफ्यूजन हम ऐसी बातों पे क्रिएट करते हैं जिसके बारे में हमारा फर्म आइडिया नहीं होता, हम उसके बारे में जानते नहीं, तो शायद कोई आदमी सामने वाला हमको भ्रम में डाल सकता है। लेकिन वोट एक ऐसी चीज है, मैंने अपने अनुभव से जाना है, जब आप वोट मांगने जाते हैं, मैंने देखा है, तो जो आदमी आपके सामने जमीन पर बैठता है, आप उसके घर जाएंगे, पहले तो मजबूरी ये है, और जब आप जाएंगे वो खड़ा होके ये कहेगा कि जी बिल्कुल सुनेंगे, ऐसा। मतलब वो आपको वोट देने की बात नहीं करता है, अगर उसको तय वोट सगे भाई को देते हुए 25 बार सोचता है आदमी। तो ये आदमी, इसीलिए उस आदमी को मालूम है कि जो ये कह रहे हैं ये हवाई बातें कर रहे हैं। भाई जिस सीट पे कभी कांग्रेस जीती नहीं, अगर उस पे जीत गई है, तो ये कौन सी वोट चोरी हो गई भाई? ये कौन सा, मतलब ये कौन सी पार्टी है जो अपने हार के लिए वोट चोरी करा रही है? अच्छा सर, मुझे एक कल के राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक आभास हुआ है। राहुल गांधी, मुझे लगता है वो जो तीसरा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि कल उनको आभास हो गया कि नहीं ये मामला पिट चुका है। और अब कल कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इनकी भद्द पिटी है ना, और पूरे देश ने में इनकी जो थू थू हुई, इनका मजाक उड़ाया, और लोगों को लगा कि यार ये क्या भेड़िया आया और कुछ नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इनका तीसरा हाइड्रोजन बम वाली तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुझे डाउट है, दरअसल और होगी तो भी वैसे मजाक ही उड़ेगा। इनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा विचलन शुरू हो गया। आज बड़ी अच्छी इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, हालांकि उसमें नॉमिंग ऐसी स्टोरी हम लोग लिख भी देते हैं, अपने से भी लिखते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ये बात शुरू हो गई कि आप इस लेवल को कहाँ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको एक बड़ा लीडर वो होता है जो ये जानता है कि मुझे एक इशू को कितनी देर उबालना है,
कितने बॉइलिंग पॉइंट पर रखना है और उसके बाद उसको कब बाहर निकाल के उसके अंदर से जो हासिल होना है वो कर लेना है। ये एक पॉलिटिशियंस की समझदारी मानी जाती है कि हम एक इशू को कितनी दूर ले जाएंगे, कितनी दूर पे छोड़ के उससे निकलते वक्त हम क्या प्लान करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ना तो एंट्री का पॉइंट कर पा रहे हैं, ना एग्जिट प्लान तैयार कर पा रहे हैं, और ये बात उनकी पार्टी के अंदर काफी डिस्कशन में है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर पहले हम लोगों के साथ क्यों चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि पहली मीटिंग के बाद उन तमाम लोगों को ये उम्मीद हो गई थी, जो विरोधी भी थे, कि शायद जो उन्हीं के पार्टी के अंदर, मतलब जो इस आइडिया के थोड़ा सा अगेंस्ट थे, जो कह रहे थे कि भाई इससे बहुत फायदा नहीं होगा, उन लोगों को लगा था कि चलो पहले में उन्होंने कुछ ऐसी चीज रखने की कोशिश की जिस पर बात हो सकती है। लेकिन कल के फैसले के बाद तो बड़ी पार्टी के अंदर निराशा हुई है। उन लोगों ने कहा है कि हम ये समझ नहीं पा रहे कि ये बात उनको बताएगा कौन कि ये इशू नहीं है। तो मुझे लगता है आपकी बात सही हो सकती है कि शायद वो ना करे। तो आज की चर्चा को सर यहीं समाप्त करेंगे। जरा एक बार दर्शकों को अपने चैनल का नाम और चैनल के बारे में बता दीजिए, और तभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि धीरेन्द्र भाई का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपका प्रोत्साहन करें। आपके चैनल का नाम बताइए सर। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट के साथ आप देख सकते हैं, उस पर आप तमाम इश्यूज पर हम लोग डिस्कस जी, करते मैं हैं। आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन भी अपने लिंक, इनका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। धीरेन्द्र भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। नमस्कार।